किसको। सुबह करीब 9 बजे का वक्त था। दक्षिणी दिल्ली के गज इलाके में हर रोज की तरह उस वक्त भी चहल पहल काफी बढ़ गई थी। एक वैगनर कार सड़क के किनारे रेंगते हुए चल रही थी, जिसकी ड्राइविंग सीट पर बैठा चालक गाड़ी में इकलौता सवार था। अचानक वैगन गाड़ी की ड्राइविंग सीट के बगल की तरफ एक बाइक पीछे से तेजी से आती है और हेलमेट लगाए इकलौता सवार था। वैगनर के चालक से अचानक बगल में आकर धीमी हुई बाइक के सवार की तरफ देखा तो उसके मुंह से निकला, अबे साले तू। वैगनर चालक के आगे के शब्द हलक में ही फंस गए, क्योंकि तब तक बाइक सवार ने हाथ में ली हुई पिस्तौल से उसके ऊपर बेहद नजदीक से फायरिंग कर दी थी। गोली वैगनर चालक की गर्दन में लगी और अचानक उसके पैर खुद ब खुद गाड़ी के ब्रेक पर जम गए। गोली चलने की आवाज और अचानक वैगनर कार की तेजी से ब्रेक लगाना दोनों ऐसी घटनाएं थी कि सड़क पर चल रहे हर राहगीर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एक ही पल के लिए लोग भी वहीं सकपका जाते हैं। लोग वैगनर की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन तब तक वैगनर चालक फायर झोंकने वाले बाइक सवार हवा से बातें करते हुए वहां से निकल जाता है। और चूंकि वारदात दिल्ली के बेहद पोश इलाके में हुई थी, वक्त भी ऐसा था कि उस वक्त सड़कों पर भीड़ भाड़ भी काफी रहती थी। बाइक सवार ने वैगनर चालक की किस तरह से लूटपाट का प्रयास भी नहीं किया था। साफ था कि बाइक सवार हमलावर का मकसद केवल कार चालक की जान लेना था। राहगीरों में से किसी ने भी उस समय पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर दिया। 10 मिनट में पुलिस कंट्रोल की जिप्सी मौके पर पहुंच गई। पीसीआर के जवानों ने देखा कि वैगनर में ड्राइविंग सीट पर गोली लगने के बाद खून से लथपथ अचेत हालत में चालक की सांसें अभी चल रही थी। लिहाजा उन जवानों ने चालक को वैगनर से निकाला और गाड़ी में डाल करके कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचाया ताकि उसका इलाज किया जा सके। पीसीआर ने तत्काल घटना की सूचना डिफेंस कॉलोनी थाने को दी, क्योंकि गोली चलने की वारदात जिस जगह पर हुई थी वह इलाका दक्षिणी दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी थाना क्षेत्र में पड़ता था। पुलिस ने घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीद राहगीरों से पूछताछ और जानकारी एकत्रित करनी शुरू कर दी। इंस्पेक्टर पंकज पांडे पुलिस की एक टीम को लेकर तत्काल एम्स हॉस्पिटल रवाना हो गए और जानने के बाद पता चला कि घायल वैगनर चालक की गर्दन में गोली लगी है और उसकी हालत चिंताजनक है। डॉक्टर इमरजेंसी आईसीयू में उसका ऑपरेशन कर गोली निकालने की कोशिश में जुटे हैं। डॉक्टर ने वैगनर चालक की जेब से और पर्स से तथा दूसरे दस्तावेज बरामद किए थे, वह सारे पुलिस को सौंप दिए गए। शख्स को गोली लगी है, उसका नाम भीमराज है। वह चिराग दिल्ली गांव का रहने वाला है और ड्राइविंग की नौकरी करने के लिए वह भीमराज यहाँ आया था। गोली किसने और क्यों मारी इसका तो तत्काल पता नहीं चलता। पुलिस को यह पता चल चुका था कि वहाँ का रहने वाला है, लिहाजा उसके परिवार वालों से संपर्क किया जाता है, उन्हें सूचित किया जाता है। दूसरी तरफ भीमराज का मोबाइल फोन पुलिस ने उसी गाड़ी में बरामद कर लिया था जिसमें उसकी पत्नी का नंबर भी था। पुलिस ने उसकी पत्नी को कॉल किया और भीमराज के बारे में उसे सूचना दी। भीमराज की पत्नी बबीता अस्पताल पहुंच गई। सूचना पाकर और उसके अन्य रिश्तेदार भी अस्पताल पहुंच गए और इधर थाना प्रभारी मलिक इस घटना के बारे में डीएसपी अतुल ठाकुर व डिफेंस कॉलोनी के एसीपी कुलदीप सिंह को सूचना देते हैं और सूचना मिलने के बाद दोनों सीनियर ऑफिसर भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया। आसपास के थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। भीमराज का इलाज करने वाले डॉक्टरों ने यह बात साफ कर दी थी कि उसके बचने की उम्मीद बेहद कम है, क्योंकि गर्दन में गोली लगी थी। उससे सांस की नली पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिस कारण उसे सांस लेने में बेहद तकलीफ हो रही थी। वेंटिलेटर पर उसे रखा गया था। बहरहाल पुलिस को तत्काल भीमराज से बयान लेकर उससे हमलावर तक पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं थी। पांडे टीम के साथ वापस घटनास्थल पर पहुंच गए, जहां डीएसपी अतुल ठाकुर ने आसपास के थानों की पुलिस के अलावा जिले के तेज तकरार पुलिस अधिकारियों को बुलाया था। आसपास मौजूद
चश्मदीद लोगों से पूछताछ के बाद यह बात साफ हो गई कि भीमराज पर गोली मारने वाला शख्स एक बाइक पर सवार था और उसने हेलमेट लगा रखा था। चश्मदीदों से पूछताछ, घटनास्थल के निरीक्षण से पुलिस को तत्काल ऐसा कोई सुराग नहीं मिला था जिससे पुलिस हमलावर तक पहुंच सके। भीमराज को गोली मारने वाला हमलावर बाइक पर सवार होकर आया था और बाइक का नंबर नहीं पता था, इसीलिए पुलिस टीम ने सबसे पहले हमलावर की बाइक को ट्रेस करना शुरू किया। पुलिस की टीमों ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। अगले कुछ ही घंटों में पुलिस को सफलता मिलती दिखने लगी और पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें घटना रिकॉर्ड हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज में हमलावर बाइक के कैमरे में कैद हो गया था, लेकिन इस फुटेज में बाइक का नंबर स्पष्ट नहीं दिख रहा था क्योंकि हमलावर ने बड़ी चालाकी से आगे और पीछे दोनों नंबर प्लेटों को मोड़ दिया था, जिस कारण बाइक का नंबर स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। पुलिस को जो नंबर दिखाई पड़ रहे थे उसी के आधार पर अलग अलग सीरीज नंबरों का जोड़ा गया, पता लगाने का काम शुरू किया गया। उन बाइक नंबर के मालिक कौन लोग हैं? पुलिस ने एक दूसरी टीम से सीसीटीवी खंगालने का काम जारी रखा। भीमराज का हमलावर जिस दिशा से बाइक लेकर भागा था उसी दिशा में बढ़ते हुए पुलिस ने जितने भी रास्ते वहां पर जाते हैं करीब 5 किलोमीटर तक एक 200 सीसीटीवी कैमरों की जांच कर डाली। इसी दौरान इंस्पेक्टर जितेंद्र मलिक की टीम भीमराज की पत्नी बबीता से पूछताछ करनी है। भीमराज ने चिराग दिल्ली गांव में अपना मकान बना रखा था जहां वह अपनी पत्नी बबीता व 3 बच्चों के साथ रहता था। बबीता ने पूछताछ में यह बात साफ कर दी कि उसके पति की किसी से कोई दुश्मनी या रंजिश नहीं थी, उसे कोई जानकारी नहीं है। बबीता ने यह भी बताया कि उसके पति भीमराज की संगत ठीक नहीं थी, वह खाने पीने का शौकीन था, अक्सर शराब पीकर घर आता था। पति की कमाई से घर ठीक से नहीं चलता था, इसीलिए वह खुद भी घर कार्य चलाने के लिए पति का हाथ बटाती थी। बबीता ने साउथ एक्सटेंशन में किराए की दुकान खोल रखी थी, उसमें अपना वह छोटा मोटा काम करती थी और उससे अच्छी खासी कमाई होती थी। एक तो बबीता का अटपटा व्यवहार और दूसरा उसका ब्यूटी पार्लर के पैसे से जुड़ा होना, दोनों ऐसी बातें थी जिसके कारण इंस्पेक्टर मलिक के लिए बबीता जिज्ञासा और जांच पड़ताल का केंद्र बिंदु बन गई। उन्होंने बातों ही बातों में भीमराज के अलावा बबीता और उसके तीनों बच्चों के मोबाइल नंबर नोट कर लिए। बबीता से पूछताछ के बाद इंस्पेक्टर मलिक ने तत्काल प्रमोद को भीमराज और बबीता के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल निकलवाने के लिए भेज दिया। इधर कई घंटे की मशक्कत और जांच पड़ताल के बाद पुलिस की अलग अलग टीमें इस केस की जांच में जुट गई जिससे कि जल्दी से जल्दी इस केस को सॉल्व किया जा सके। 5 किलोमीटर के दायरे में जो सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए थे उनमें से एक फुटेज में हुडको कॉलोनी के पास वही बाइक सवार पुलिस को एक बार फिर से नजर आया, लेकिन यह फुटेज वारदात से करीब 1 घंटा पहले की थी। उस वक्त बाइक सवार ने हेलमेट को हाथ में पहना हुआ था, वह बाइक पर बैठा हुआ था, शायद किसी का इंतजार कर रहा था। इस फुटेज में बाइक की नंबर प्लेट भी मुड़ी हुई नहीं थी, जिससे बाइक के नंबर भी स्पष्ट नजर आ रहे थे। भीमराज के हमलावर तक पहुंचने के लिए पुलिस के हाथ यह एक बड़ी सफलता थी। बाइक के उस नंबर से उसी शाम पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस किया और पता लगाया यह बाइक किसकी है। भीमराज का हमलावर जिस बाइक पर सवार होकर आया था वह महिंद्रा सेंट्रो बाइक थी। घटनास्थल से लेकर हुडको प्लेस तक सीसीटीवी में दिख रही थी। बाइक व उन पर वह लिबास पहने वह व्यक्ति भी। परिवहन विभाग के पोर्टल से जब उस बाइक का इतिहास खंगाला गया तो पता चला कि वह परवीन नाम का यह व्यक्ति है जिसने ये बाइक पंजीकृत करवाई है। पुलिस एक टीम परवीन के घर पहुंची और उसे हिरासत में ले लिया, उससे पूछताछ शुरू की गई। परवीन को जब पता चला कि उस व्यक्ति के पर गोली चलाने का आरोप है तो वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, तो उसके होश खराब हो गए। यह बाइक
उसके नाम पंजीकृत जरूर थी, लेकिन 1 साल पहले उसने यह बाइक लखन नाम के व्यक्ति को बेच दी थी, जिसने शायद लॉकडाउन के कारण इसे अपने नाम पर ही ट्रांसफर नहीं करवाया था। और पुलिस ने जब इस बात का विश्वास करने से पहले परवीन की वारदात वाले दिन की गतिविधि का पता लगाया और उसके मोबाइल की लोकेशन चेक की, तो पता चला कि वारदात के वक्त वह अपने घर में मौजूद था। लिहाजा पुलिस ने उसे लखन नाम के व्यक्ति का फ़ोन नंबर वगैरह मांगा। अपनी बाइक बेचने और लखन गोविंदपुरी दिल्ली का रहने वाला था। पुलिस ने उसे भी रात में धर दबोचा और थाने ले आई। जब लखन को पता चला कि जो बाइक उसने परवीन से खरीदी थी उसका इस्तेमाल किसी पर जानलेवा हमला करने के लिए हुआ है, तो लखन भी माथा पीट लेता है। जितेंद्र मलिक समझ गए कि कोई खास बात है। लखन ने ऐसी प्रक्रिया दी, लिहाजा उन्होंने थोड़ा सख्ती के साथ लखन से पूछताछ की और भीमराज को गोली किसने मारी है, लेकिन उसने ये कहा, सर मुझे कुछ नहीं पता है, तो यह भी नहीं जानता था कि आप किस भीमराज की बात कर रहे हो। सर मैं तो अपने उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ, जिसको मैंने पिछले कुछ समय से देखा भी नहीं है, जिसको यह गाड़ी दी थी, जिसने यह कांड किया है, यानी कि उसने भी वह गाड़ी बेच दी थी। इंस्पेक्टर मलिक की सख्ती पर सहमे हुए लखन ने बताया कि उसने करीब 1 साल पहले बाइक परवीन से खरीदी थी। उसी समय वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, लेकिन बाइक खरीदने के कुछ दिन के बाद ही कोरोना महामारी के कारण हुए लॉकडाउन में उसकी नौकरी चली गई और वह बेरोजगार हो गया। बाइक अक्सर घर पर खड़ी रहती थी। इसी दौरान कुछ महीने पहले उसके बड़े भाई के बेटे रोहन उर्फ मनीष की एयरटेल कंपनी में नौकरी लग गई, लेकिन उसके पास भागदौड़ के लिए कोई साधन नहीं था। लिहाजा उसने अपनी बाइक रोहन को दे दी और जब वह अपने लिए दूसरी बाइक खरीद लेगा तब वह उसकी बाइक लौटा देगा। रोहन ही उसकी बाइक का इस्तेमाल करता है। उसे नहीं पता कि भीमराज पर गोली किसने चलाई। रोहन ने खुद इसका इस्तेमाल किया था या किसी अन्य व्यक्ति को उसने बाइक इस्तेमाल के लिए दी थी। यह बात साफ हो गई कि लखन की बाइक का इस्तेमाल भीमराज पर हुए हमलावर ने किया था, लेकिन वारदात वाले दिन बाइक कौन लेकर गया था, इसका खुलासा होना मुश्किल काम था। इंस्पेक्टर जितेंद्र मलिक ने तत्काल सीसीटीवी फुटेज लखन को दिखाए, साफ कर दिया कि बाइक पर सवार युवक उसका भतीजा रोहन ही है। बस इसके बाद पुलिस रोहन को पकड़ना शुरू कर देती है। पुलिस की टीम अगली सुबह ही रोहन को उसके घर से सोते हुए दबोच लेती है और थाने लेकर आती है। रोहन से पूछताछ शुरू हुई तो इधर उधर की वह उसने शुरू में बातें की। जब पुलिस ने उसे सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई उसकी तस्वीरें दिखाई तो उसने कबूल कर लिया कि उसने ही भीमराज पर गोली चलाई थी। आखिर ऐसी क्या बात थी कि रोहन ने भीमराज पर गोली चलाई थी? सवाल के जवाब में रोहन ने कहा कि भीमराज ने उस दिन गाड़ी चलाते समय उसकी बाइक को टक्कर मार दी थी और जब उसने यह बात उसे गंदी गंदी गालियां दी तो उसे गुस्सा आ गया और उसने पीछा करते हुए उसे गोली मार दी। हालांकि रोड रेंज के दौरान गुस्से में गोली मार देना दिल्ली शहर में कोई बात नहीं है, लेकिन इस तरह की घटनाएं यहाँ अक्सर होती रहती है। लेकिन थाना प्रभारी मलिक को रोहन की बात पर इसलिए भरोसा नहीं हुआ क्योंकि वो रोहन द्वारा भीमराज को गोली मारने की साजिश तक पहुंच चुके थे। दरअसल थाना प्रभारी जितेंद्र मलिक ने भीमराज और बबीता के मोबाइल फोन की जो कॉल डिटेल निकलवाई थी उसने रोहन की झूठी कहानी का खुलासा कर दिया था। दरअसल कॉल डिटेल की जांच के बाद पुलिस ने सबसे पहले भीमराज के फोन पर आने वाले नंबरों से इस बात की पड़ताल की थी कि घटना वाले दिन उससे पहले कुछ महीनों के दौरान उसने सबसे ज्यादा किन लोगों से बात की थी। बबीता के मोबाइल की कॉल डिटेल की जांच की गई तो पता चला कि पिछले 3 महीनों से बबीता का एक नंबर से सबसे ज्यादा लंबी लंबी बातें होती थी। उस नंबर पर देर रात में भी बात की डिटेल थी। इसी नंबर पर मैसेज भी आदान प्रदान होते थे। जिस दिन भीमराज को गोली मारी गई उस दिन सुबह 7 बजे से ही इस नंबर पर बातें हो रही थी। इस वक्त एड्रेसगंज में भीमराज को गोली लगी उसके 10 मिनट के बाद इस नंबर से बबीता की फ़ोन पर कॉल आई थी और बाद में कुछ कॉल्स के रिकॉर्ड की गई थी। हालांकि जब बबीता ने इस बात की जानकारी ली गई तो उसने बताया कि उसने जो पेमेंट स्वाइप मशीन लगवाई है उसमें नेटवर्किंग की दिक्कत हो रही थी। इसी संबंध में
वह कॉल उसके पास आई थी और उसने इसी नंबर पर बात की थी। अब पुलिस का शक बबीता पर गहरा होता जा रहा था, क्योंकि बबीता बार बार अपने बयान बदल रही थी, जिससे कि पुलिस का शक उस पर गहरा होता जा रहा था और बबीता अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसती चली जा रही थी। और भीमराज की हत्या का केस सुलझता हुआ नजर आ रहा था। हो ना हो यह घटना किसी भी तरह बबीता से ही जुड़ी हुई थी। और जब बबीता और रोहन पुलिस की पूछताछ में बबीता से बात करते हैं और सख्ती से पूछताछ करते हैं, पुलिस जब उसके साथ सख्ती से बात करती है तो वह टूट जाती है। उसने सच उगलना ही पड़ता है। रोहन से पूछताछ के बाद इस वारदात के पीछे का नाजायज रिश्ता, एक ऐसी कहानी सामने आई जिससे एक अंधेड़ उम्र की महिला के नौजवान को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसकी ऐसी मति भ्रष्ट कर दी कि उसने उसके कहने पर अंधेड़ प्रेमिका के पति को गोली मार दी। दरअसल बबीता की उम्र 42 साल हो गई थी, लेकिन ब्यूटी पार्लर चलाने के कारण आज भी वह 45 साल के 15 साल से मतलब के हालांकि बबीता की उम्र 45 साल के आसपास हो गई थी, लेकिन ब्यूटी पार्लर चलाने के कारण वह अभी भी 30 साल की ही खूबसूरत और जवान लगती थी। इसीलिए वह आसानी से रोहन को अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है और 3 बच्चों और गृहस्थी चलाने की जहोदत उस पर इस तरह सवार थी कि ढलती जवानी में जब पति अपनी पत्नी की देह से ऐसा उत्साही व्यवहार करता है तो वह भटक जाती है। भीमराज जब कभी शराब के नशे में होता वह जरूर बबीता की देह को जमकर रोनता था, लेकिन बबीता चाहती थी कि उसका पति उसे न सिर्फ प्यार करे बल्कि उसे हर वह ख्वाहिश पूरी करे। अपने व्यवहार से भी वह इस बात का एहसास कराए। बस अपने पति की इसी उदासीन व्यवहार के कारण बबीता पति से इस तरह रुखवा हो गई थी, इतनी दूर हो गई थी कि दूसरे शख्स से उसने संबंध बना लिए। 2002 के महीने की बात है। बबीता ने अपने पार्लर में डिजिटल कैमरे वगैरह लगवाए थे और स्वाइप मशीन लगवाई थी। इसी संबंध में एयरटेल की तरफ से रोहन उसके यहाँ एग्जीक्यूटिव बनकर आया था। 23 साल का गबरू जवान और गठीला शरीर, जाने क्या था रोहन के व्यक्तित्व में कि बबीता पहली ही नज़र में उस पर फिदा हो गई। अपनी उम्र से 20 साल छोटे रोहन के प्यार में बबीता इस कदर पागल हो चुकी थी कि वह यह भी भूल गई कि वह एक शादीशुदा है और रोहन की उम्र में वह कितनी बड़ी है और 3 बच्चों की माँ भी है। 1 जनवरी की रात की बात है। बबीता उस वक्त बाथरूम में थी, फोन बेड पर रखा था। उसी वक्त एक मैसेज नोटिफिकेशन देखकर पति भीमराज ने फोन उठाया और देखा कि संयोग से फोन में लॉक नहीं था। मैसेज देखते ही भीमराज के पांव तले की जमीन जैसी खिसक गई। फोन में पड़े दर्जनों अश्लील फोटो और वीडियोस तथा चैट देखकर भीमराज के शरीर गुस्से से कांपने लगा। उस दिन भीमराज के सामने साफ हो गया कि उसकी पत्नी किसी युवक के साथ नाजायज संबंध में है। उसके युवक का नंबर भी सेव किया हुआ है। उस रात भीमराज और बबीता के बीच काफी जमकर झगड़ा होता है और भीमराज ने अपनी पत्नी को जमकर मारा भी। इसके बाद यह आए दिन का मामला हो गया और शक का कीड़ा दंपति जीवन में आ जाता है तो बसी बसाई गृहस्थी बिखर जाती है। लेकिन यहाँ तो शक नहीं, एक सच्चाई थी जो उजागर हो चुकी थी। कुछ रोज भीमराज ने बबीता के साथ मारपीट कर उसे रोहन के फोन करवाया कि वह उससे दूर रहे। भीमराज को देखा तो समझ आ गया कि उसकी पोल खुल चुकी है। भीमराज ने उस दिन रोहन की भी पिटाई करने की और धमकी दी। अगर बबीता का पीछा नहीं छोड़ा तो वह उसे जान से मार देगा। रोहन अपमान का घूंट पी करके रह गया और लेकिन इसके बाद भीमराज बबीता में आए दिन झगड़े होने लगे। एक दिन भीमराज और बबीता में झगड़े इतने बढ़ गए कि भीमराज ने दारू पी करके बबीता को बहुत मारा और बबीता ने रोहन से मुलाकात कर उससे कहा अगर वह उससे सच्चा प्यार करता है तो किसी भी तरह उसे भीमराज से छुटकारा दिलाना होगा। उसने रोहन से अपने पति भीमराज को जान से मारने के लिए कहा ताकि उनके बीच का जो ये कांटा है उससे उनके छुटकारा मिल जाए और हत्या करने के लिए उसने उसे उस्काया और वह मान भी गया और अपने साथ उसके
वह उसे अपने घर भी लेकर गई और वह खुद भी कमाती थी, तो उन दोनों ने मिलकर जिंदगी को आगे बढ़ाने की सोच ली। रोहन तो पहले ही अपमान की आग में जल रहा था। बबीता के कहने पर रोहन आवेश में आ गया। उसने बिना सोचे समझे वह अंजाम की परवाह किए भीमराज की हत्या की साजिश रच डाली। उसने सबसे पहले एक पिस्तौल और कारतूस की व्यवस्था की। इसके बाद उसने कई दिन तक बबीता के फोन पर जानकारी लेकर के भीमराज की दिनचर्या का पता लगाना शुरू कर दिया और उसकी रैकिंग करने लगा। बबीता कुछ बताती रहती, वह कब घर से निकलता है, कब कहाँ जाता है। रोहन ने 10 मार्च 2021 के दिन चुना। उस दिन वह अपनी बाइक लेकर सुबह ही घर से निकल पड़ा। वह भीमराज के घर से करीब 3 किलोमीटर दूर हुडको पैलेस के पास भीमराज का इंतजार करने लगा। दरअसल भीमराज ऑफिस जाने से पहले यहाँ बने पार्क में घूमने जाता था। काफी देर तक वह भीमराज को मारने का मौका देखता रहा, लेकिन भीड़ ज्यादा होने के कारण उसे मौका नहीं मिला। सुबह करीब 8:30 बजे भीमराज पार्क से निकला और अपनी वैगनर को लेकर वहां से रवाना हो गया। रोहन भी बाइक से उसका पीछा करने लगा। कोई पहचान ना ले इसलिए उसने हाथ में पकड़ा हेलमेट अपने सर पे लगा लिया और दोनों नंबर प्लेट थोड़ी मोड़ दी ताकि कोई इस नंबर को देख ना सके। और एडूगंज के बिजली के पास स्टेशन के पास मौका मिला जहां भीमराज ने गाड़ी की स्पीड कम की और उसने वहां पिस्टल निकाली। रोहन ने और उसकी गर्दन में गोली मार दी। पूरी वारदात का खुलासा हो चुका था, इसीलिए पुलिस ने हत्या की साजिश में शामिल भीमराज की पत्नी बबीता को गिरफ्तार कर लिया। बबीता ने भी पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और बताया कि उसने अपेक्षा से तंग आकर रोहन के साथ संबंध बनाए थे और खुलासा होने पर जब भीमराज अक्सर उससे मारपीट करने लगा तो उससे तंग आकर ही उसने उसे रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग बनाई थी। आरोपी रोहन की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त पिस्तौल को और जिंदा कारतूस को भी महिंद्रा सेंट्रो बाइक से बरामद कर लिया। पुलिस ने जिस दिन रोहन व बबीता को गिरफ्तार किया उसी दिन यानी 11 मार्च की शाम को इलाज के दौरान भीमराज की मौत हो गई। डिफेंस कॉलोनी की पुलिस ने मुकदमे में हत्या की धारा 302 और आईपीसी के ऑफ आर्म्स एक्ट की धारा को जोड़कर दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया। अंधेड़ उम्र की बबीता ने अपने से आधी उम्र के आशिक के साथ ऐश करने के सपने संजोए थे। अब उसकी साथ तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। दोस्तों, इस मामले के बारे में आपका क्या विचार है, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमें यह भी बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपके नाम और आपके शहर का नाम ले सके। और इस घटना को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या फिर किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, ताकि समाज में हो रही इस तरह की घटनाओं से आप रूबरू होते रहे। जय हिंद।